हेलो स्टूडेंट, 30 डेज पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त होस्ट राना सर। ये पॉलिटी का सेगमेंट आप मेरे साथ कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 19वां है। इसमें देखिए 19वें लेक्चर में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें करने हैं, समझने हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं है। अभी तक अगर हम बात करें हमारी जर्नी जहां से चली है वहां से बेटा हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया। अगर आप बहुत फैक्ट को ध्यान में देके चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने पहले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किया कि कैसे रिलीजियस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होने के बाद फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदला। ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले भी अशोक सम्राट के टाइम पर भी हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक पूरा रूल एंड रेगुलेशन बना के रखा था। ऐसे एक सेंट्रली यूनिट हमने नहीं चलाई। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो मुगल्स पीरियड में भी चीजें हमें बेहतर दिखी, एक यूनिफॉर्म इंडिया में दिखता रहा। उसके बाद और धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा देश थोड़ा टूटा, बट उसके बाद हमने उसे फिर से डेवलप किया, फिर से बनाया और धीरे धीरे चीजें चलती गई। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने अपने अमेंडमेंट के लिए जो जो चीजें की तो मॉडर्न ट्रेंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने दिया। फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट 1773 से स्टार्ट होकर हमने स्टार्ट किया और 1856 तक किया। फिर 1858 से लेकर 1947 तक की सारी बेसिक चीजें हमने कर ली। यहाँ तक हमें हमारे चीजें पता चली। उसके बाद हमने फिर देखा हमारा संविधान कब बनना स्टार्ट हुआ, कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूंट फ्रेमर कौन थे। फिर हमने संविधान बनाने के बाद प्रस्तावना की बात की। प्रस्तावना के बाद फिर हमने देखा कि भाई भारत के नागरिकों का अधिकार क्या होता है। उससे पहले राज्यों की बात की, नागरिकों की बात की, फिर नागरिकों के अधिकारों की बात की, फिर उनके कर्तव्यों की बात की, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की। उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर हमने राष्ट्रपति की बात की, उपराष्ट्रपति की बात की। उपराष्ट्रपति के बाद हम फिर प्रधानमंत्री पे आए। प्रधानमंत्री के बाद हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने सामने रखी। फिर उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आगे चीजें कैसे अपडेट होंगी वो चीजें आज हमें यहाँ जोड़ के चलनी है। देखिए ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति हमारे देश में नाम मात्र के अध्यक्ष है। मतलब रामनाथ कोविंद अगर कल को कह दे प्रधानमंत्री चल बेटा तू अपने पोस्ट से निकल, तो ऐसा नहीं हो सकता। पर प्रधानमंत्री अगर चाहे तो राष्ट्रपति से अगली बार कह देंगे कि बेटा 5 साल बाद तुम तो नहीं आने वाले मेरे पास, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो यहाँ पर नॉमिनल हेड की नॉमिनल वैल्यू है, ये आप मान के चलिए। रामनाथ कोविंद जी के नाम पर सारे काम होते हैं पर रामनाथ कोविंद जी कुछ नहीं करते। तो आज का हमारा सेगमेंट जो है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये लोग क्या होते हैं और ये हमारे लिए क्या काम करते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये पार्ट 4 है। ये हमारा चैप्टर 1 2 3 हो चुका। पहले में प्रधान राष्ट्रपति, दूसरे में उपराष्ट्रपति, तीसरे में प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आज उनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरीके के होते हैं और वो क्या काम करते हैं। As the Constitution of India provide for the parliamentary system of government modeled on the British pattern, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो ब्रिटिश पैटर्न पे एज ऑफ इस ब्रिटिश पैटर्न पे होने का रीजन ये है बेटा क्योंकि ब्रिटिशर्स से ही हमने बहुत कुछ लिया है। तो हमने ब्रिटिश पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया। उनके यहाँ भी अपर लोअर हाउस है, हमारे भी अपर लोअर हाउस है। वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर है, हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर है। वहां का प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। बस वहां पर अपर और लोअर हाउस दोनों में से नहीं बन सकता। लोअर हाउस में जो मेंबर होगा वही बनेगा। हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो हमारे यहाँ डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह चलेगी। इसकी डिटेल हमें बहुत ज्यादा नहीं दी गई, बट इस डिटेल को ना देते हुए भी हमें बहुत सारी बेसिक चीजें यहाँ पे जोड़ के रखी हुई हैं, उनको हमें ध्यान देना होता है। हमारे यहाँ 2 आर्टिकल दिए गए हैं, एक 74 75 जो सारी डिटेल हमें दे देता है कि प्रधानमंत्री कैसे काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे काम करेंगे, उनके फैक्ट्स क्या है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनके बारे में बात करता है। आर्टिकल 74 डील करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्टेटस क्या होगा और 75 इनके अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, ओथ सबके बारे में बात करता है। मतलब ये आर्टिकल ऑलमोस्ट सारी चीजें जो इनको जरूरी होती है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इसके बाद आर्टिकल 74 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। यहां पर लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अब कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की मदद से करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हेड हैं तो वो एड और एडवाइस करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं सारे फंक्शन प्रेसिडेंट इनके नाम पर। ठीक है, ऑल दो प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि अगर कोई भी राय आई है तो प्रेसिडेंट उनसे कह सकते हैं कि भैया ये जो आपने राय हमें दिया हमें समझ नहीं आई एडवाइस, इसको रिकंसीडर कर लीजिए। तो उसे रिकंसीडर किया जाता है, उसको बदल के जब दोबारा देते हैं इन्हें माना जाता है। द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर, ठीक है, जो भी एडवाइस मिनिस्टर बदल सकते हैं प्रेसिडेंट के पास ले जाके, उसको कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता। मतलब मिनिस्ट्री द्वारा जो भी काम किया जाएगा, जो भी राष्ट्रपति के नाम पर काम हो रहा है, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियरली कहना है। इसके बाद आर्टिकल 75 अदर प्रोविजन देता है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है।
टोटल नंबर जो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की होनी चाहिए, टोटल सीट का 15% ही होना चाहिए। इससे पहले इससे ज्यादा हो सकता था, पर अब सिर्फ 15% हो सकता है, और ये 15% भी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा जोड़ा गया, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके बाद मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर हो, वो अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, सिंपल सी चीज है, आप विन करके आए एक पार्टी से और आप दूसरी पार्टी में चले जाएं, या किसी तरह आपकी पॉलिटिकल पार्टी भंग हो जाए, तो फिर आप मिनिस्टर नहीं होंगे, आपको मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, आप दल नहीं बदल सकते। आप कांग्रेस में रहिए, आप बीजेपी में रहिए। पार्टी बदलती है, वो आज भी हो रहा है, बट वो पार्टी छोड़ के आ जाती है, ऐसा नहीं जीतने के तुरंत बाद चले जाए। अगर आपकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई करने का मौका मिला तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, इसको आप रोक नहीं सकते। मिनिस्टर्स आर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, एज ऑलवेज है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक मिनिस्टर पोस्ट पर है, जब चाहेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर मिनिस्टर को पोस्ट छोड़ने को कहा जा सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, लोकसभा की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी है वो इसको कलेक्टिवली फॉलो करें। इसके बाद प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड द सिक्रेसी टू मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये ओथ देता है कि आप अपने ऑफिस की सिक्रेसी और उसके फंक्शंस को प्रॉपर्ली करोगे, ऐसा ना हो कि आप उसकी सिक्रेसी को किसी के सामने खोल दो। मिनिस्टर हु इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईदर हाउस, दोनों में से किसी का नहीं है, तो 6 महीने बाद वो अपनी पोस्ट से ऑटोमेटिकली हट जाता है, तो 6 महीने वो विन करके है, अदरवाइज अपनी पोस्ट खाली कर। सैलरी एंड अलाउंसेस जो होगी वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, वही आपको मिलेंगी, कोई आप स्पेशल सैलरी या प्रिविलेजेस नहीं ले सकते, इसके लिए डे 1 से डिनायल आपके पास है। आर्टिकल 77 कंडक्ट होता है बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि सरकार किस तरह कार्य करेगी। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड एंड टू बी टेकन बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। पहला पॉइंट कहता है राष्ट्रपति के नाम पर ही आप सारे कार्य करेंगे, आपके पास और कोई नहीं है जिसके नाम पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री के नाम पर काम नहीं होता, प्रधानमंत्री डिसीजन लेंगे, नियम बनाएंगे, बट वो काम होंगे राष्ट्रपति जी के नाम पे। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटिव इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफिक इन रूल टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। Order and the other instrument made and executed in the name of president shall be authenticated in such manner as may be specific rule to be made by the president. जो भी नियम बनेंगे उसे प्रधानमंत्री को ऑथेंटिफाई, राष्ट्रपति को ऑथेंटिफाइड करना है, तो उसी मैनर में बनाए जाएंगे, उनका ऑथेंटिफिकेशन मिल जाए, और किसी स्पेसिफिक रूल को हो सकता है प्रधानमंत्री द्वारा मेंटेन कर दिया जाए। ऐसे ऑर्डर जो बनते हैं, ठीक है, shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president. ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जहां पर प्रेसिडेंट ने जिस भी लेजिस्लेशन पे साइन करके दे दिया उसको आप चैलेंज कर पाए। आप ये नहीं कह सकते कि एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट ने दिया है तो आप इसे कहीं चैलेंज कर पाए, आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एलोकेटिंग अमंग मिनिस्टर ऑफ दी सेड बिजनेस। प्रधानमंत्री अगर चाहें तो नियम बना सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बेहतर तरीके से काम कर सके। जो मिनिस्टर्स हैं उनके फंक्शनिंग को वो भी बढ़ा सकते हैं, उनके भी अफेयर्स में चीजों को इंटरफेयर करने का अधिकार इनके पास होता है। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके नियमों और कानूनों को बताती है, उनके कर्तव्यों का निर्वहन कैसे होगा उसके बारे में बात करती है। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए नियम कुछ भी बना लें पर वो कर्तव्यों का निर्वहन अपनी मर्जी से ही करेंगे, अपने ही रूल पे करेंगे, इसको आप नहीं बदल सकते। तो प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, देखिए, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे नियमों के बारे में कौन जिक्र करेगा? प्रधानमंत्री साहब। राष्ट्रपति के पास सारे नियम कानून, सारी चीजें, अफेयर्स यूनियन के जितने लेजिस्लेशन के प्रपोजल हैं वो प्रधानमंत्री जी लेके जाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर की, यूनियन और लेजिस्लेशन की अगर प्रेसिडेंट मांगते हैं, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे कौन सी नियमावली चल रही है, उस चीज को आप कैसे चलाएंगे, क्या कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बोलते हैं तो राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री सारी डिटेल लेके जाते हैं। प्रेसिडेंट इंक्वायर कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर, जो भी मैटर है उसके बारे में प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति या मिनिस्टर से राष्ट्रपति साहब कह सकते हैं इसको रिकंसीडर कर लीजिए। इसको रिकंसीडर करना पड़ेगा विच नॉट बी कंसीडर्ड बाय द काउंसिल, जिसे काउंसिल ने कंसीडर नहीं किया। ठीक है, मिनिस्टर के पास है कोई भी डिसीजन है जो मिनिस्टर ने सीधे ले लिया और काउंसिल के सामने वो मैटर नहीं गया, मतलब काउंसिल को उस मैटर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, काउंसिल की परमिशन के बिना मिनिस्टर से कहा भाई ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ और मुझे जेन्युइन लग रहा है तो इस डिसीजन को मैं लेके रहूंगा, आपको अच्छा लगे तो भी बुरा लगे तो भी मैं इसे आपके लिए अल्टर या चेंज नहीं करूंगा।
अब बात आती है इस टाइम पे प्रेसिडेंट उसे रिक्वायर है कि प्रेसिडेंट चाहे तो उस कंसिडरेशन को लाए, ना चाहे तो ना लाए, वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो कंसीडर के बाद नहीं आई है तो प्रेसिडेंट के राइट्स हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। राइट ऑफ मिनिस्टर एज द रिस्पेक्ट ऑफ हाउस, एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार है। टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, जो कार्यवाही होंगी उन पे भाग लेने का अधिकार है। एंड एनी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस, कोई भी ज्वाइंट सिटिंग होगी उसमें भाग लेने का अधिकार। बट ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट, ठीक है, पर उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उसके बाद ज्यादा मिनिस्टर्स जो होते हैं वह प्रधानमंत्री के अधिकार पर आते हैं। दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज अ मिनिस्टर जिसे प्रधानमंत्री चाहते हैं। यूजुअली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इधर लोकसभा हाउस सभा वो मिनिस्टर बनाया जा सकता है, पर जो भी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है उसको भी मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बट उसे 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा, वरना वो पोस्ट से बाहर चला जाएगा। मिनिस्टर जो किसी भी हाउस का मेंबर है, राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, वो ये सारे उसको अधिकार हैं कि वो पार्ट ले सकता है, बोल सकता है, बट जब वोट करने की बात आएगी उस टाइम पे इसका कोई अधिकार नहीं है, वोट नहीं करेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाहिर सी बात है, फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है कि हमारे यहाँ संविधान को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बनाया गया है। भाई जब साथ में काम करे तो गलतियां भी साथ में झेलोगे, तो यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। आर्टिकल 75 क्लियरली डिफाइंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, ये क्लियरली कहता है कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए काम करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अब निर्मला सीतारमण का मूड कर गया कि भाई आज मैं कर्जे माफ कर दूंगी 140 करोड़ लोगों के, ठीक है, उन्होंने कहा भाई आज से सबके कर्जे माफ, बैंक भाड़ में जाए। अब प्रधानमंत्री से पूछा नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछा नहीं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेंगे। अगर एक डिसीजन किसी मिनिस्टर ने दे दिया और कल को उसे बदल दिया जाए तो क्या होगा? कहा गया भाई कोविड में मेरा हृदय बहुत द्रवित हो गया है, आज मुझे लग रहा है महिला शासिका के नाते कि आज से मैं सबके पैसे माफ कर दूंगी, जिसको जो बिगाड़ रहा है बिगाड़ ले। अब मोदी साहब भेजेंगे निर्मला सीतारमण से, कहा मैडम ये ना करो, कहती मैंने तो कर दी, अब तुम झेलो। भाई अगर कोई भी मिनिस्ट्री ये कर देती है, वो चीजें अल्टर करती है, चेंज करती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उसकी जिम्मेदारी एक ना एक इंडिविजुअल को तो उठानी पड़ेगी बेटा, किसी न किसी को तो उठानी पड़ेगी। अगर कोई नहीं उठाएगा तो दिक्कतें होंगी। तो यहाँ पर बात ये आती है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कोई भी मिनिस्टर कोई भी काम करता है ज्वाइंट होगा, कोई भी कमीशन किसी भी कमेटी के लिए कोई भी काम करेगा ज्वाइंटली, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो काम किया उसकी जिम्मेदारी आप लोगों को निभानी पड़ेगी। इसके बाद अगला है दे वर्क एज अ टीम, दैट्स व्हाई दे स्विम टुगेदर एंड दे सिंक टुगेदर। अगर एक गलती होगी तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाएगा, अगर सब अच्छा होगा तो सब सरवाइव करते जाएंगे। व्हेन द लोकसभा पासेस नो कॉन्फिडेंट मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर हैव टू रिजाइन। जब नो कॉन्फिडेंट मोशन आता है तो ऐसा नहीं है कि अमित शाह बैठ जाएंगे, नहीं मैं तो मिनिस्ट्री नहीं छोड़ने वाला, भैया प्रधानमंत्री जाए आप लोग जाओ मैं नहीं जाऊंगा, वो वहां पे आमरण अनशन करने लगे। ये नहीं हो सकता। आमरण अनशन करने का आपको अधिकार नहीं है। जब लोकसभा भंग हो गई तो भैया जाओ। जैसे अभी अमेरिका में आपने देखा ट्रम्प साहब बैठ गए कि नहीं ये तो गलत इलेक्शन हुआ है, मैं तो दोबारा जीतने वाला था, वो नहीं गए जब तक फेडरल कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया। ये हमारी कंट्री में नहीं चलता। अगर आप हार रहे हो, नो कॉन्फिडेंट मोशन आपके खिलाफ है, तो आप सीट छोड़ के जाओगे, ये मैंडेशन आपको दिया गया। अल्टरनेटिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइस प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा। लोकसभा डिसॉल्व करने के लिए भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हैं कि भाई अब दोबारा इलेक्शन कराने, आप इसे डिसॉल्व कर दीजिए। प्रेसिडेंट मे नॉट ऑब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में अपना विश्वास मत खो चुका है तो प्रेसिडेंट उनकी सहायता नहीं करता, ना उनकी एडवाइस को मानता है। ध्यान रखिएगा, भले ही मोदी ने बनाया है प्रधान राष्ट्रपति जी को, बट जब वो डिसॉल्व होंगे तो बीजेपी सरकार की बात राष्ट्रपति नहीं सुन सकता, क्योंकि उसके पास कानून की बाध्यता है और अब उनको सुनने का अधिकार उसके पास नहीं है। अब जो सरकार बनेगी, जो प्रधानमंत्री आएगा, फुल मेजोरिटी का जनता चुनेगी, वो अधिकार लेगी। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो मीन जो डिसीजन लिया गया कैबिनेट मिनिस्टर से वो सब पर आए। अदर कैबिनेट सेक्रेटरी, अदर कैबिनेट मिनिस्ट्री, सबके ऊपर वो नियम जाएंगे, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ज्वाइंटली हर एक बंदे पर बाउंड होगा। हर एक मिनिस्ट्री की ये इंडिविजुअल ड्यूटी भी है कि वो सपोर्ट करे अपनी टीम को भी और उनके डिसीजन को भी, इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह। अगर एक मिनिस्टर डिसएग्री है किसी भी चीज से, कैबिनेट मिनिस्टर्स में कोई भी मिनिस्टर अपने डिसीजन से डिसएग्री है, मिनिस्टर के साथ नहीं है और उनके साथ नहीं रहना चाहता, तो वो वहां से रिजाइन कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर भाई सरकार कह रही है ये काम होना है, एक मिनिस्टर कह रहा है ये काम नहीं हो सकता, तो आपको रिजाइन करने का पूरा अधिकार है, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप इजिली रिजाइन करके जा सकते हैं।
इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 75 और एक कहता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिनिस्ट्री की आपके पास है, क्योंकि मिनिस्ट्री आपके पास है। State that minister hold office during the pleasure of president, which means that the president can remove minister even at the time when the council of minister enjoy confidence in लोक सभा। भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो सब जाते हैं, बट अगर आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, आपने मिनिस्ट्री से काम नहीं किया, तो आपको भी जब चाहे तब राष्ट्रपति आपकी पोस्ट से भगा सकते हैं। इसके लिए आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि साहब हमें मत भगाइए, वो आपको भगा देगा, आपको जाना पड़ेगा। However, President remove a minister only on the advice of Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर के बोले बिना आपको कोई नहीं हटाएगा। जब प्रधानमंत्री जी बोल देंगे कि इनको हटा दो, तो आपको हटा दिया जाएगा। ये तो फाउंडेशन है, इसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बाद नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ब्रिटेन में अगर बात करो तो ब्रिटेन में किंग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के देता है उसको काउंटर साइन एक मिनिस्टर करता है। तो जब मिनिस्टर उसे बेटा काउंटर साइन करता है तो एक सिंपल सा लॉजिक क्या आ जाता है कि इसे काउंटर साइन करने के बाद अगर कोई भी चीज होगी तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? मिनिस्टर के ऊपर, क्योंकि वहां नियम चलता है किंग कैन नॉट बी रॉन्ग। राजा कभी गलत डिसीजन नहीं लेता तो उसको किसी कोर्ट में नहीं ले जा सकते, पर मिनिस्टर फंसता। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ मिनिस्टर जो भी लेजिस्लेशन बनाता है उसको राष्ट्रपति साइन करता है, राष्ट्रपति के बाद ही वो दोबारा देश में इनेक्ट होता है, और राष्ट्रपति को आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो मिनिस्टर के ऊपर भी कोई लीगल बाइंडिंग किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं आती। कोई भी लेजिस्लेशन बनता है, काउंटर साइन राष्ट्रपति कर चुके, उसके बाद उसकी कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर नहीं आती, तो इन पर कोई भी इंक्वायरी नहीं लग सकती। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैटेगरीज हैं, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, ये सारी पोस्ट हैं। डिफरेंस बिटवीन देम क्या है? रैंक, उनकी पोजीशन और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। टॉप ऑर्डर जो मिनिस्टर होते हैं सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होते हैं सेंट्रल में, जैसे होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं फॉरेन अफेयर्स, ये सारी चीजें जितनी है ये सारे आपके यहीं रहते हैं। मेंबर ऑफ कैबिनेट अटेंड द मीटिंग, इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं डिसीजन पॉलिसीज बनाने में। दस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार तक पहुंचती है। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैन ईदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्जेस, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में निर्मला सीतारमण के नीचे भी मिनिस्टर बैठा दिए जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। इनकेस अटैचमेंट दे मे बी ईदर गिवन द चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री, या आपको किसी मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करने को दे सकते हैं, सेपरेट मिनिस्ट्री भी दे सकते हैं, उन पर डिपेंड करता है वो आपको क्या देना चाहते हैं। इसके बाद इन बोथ केसेस दे वर्क अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के सुपरविजन और गाइडेंस में ही आप काम करते हैं। इन केस इंडिपेंडेंट चार्ज, अगर आपको स्वतंत्र अधिभार दिया गया है तो वो सेम फंक्शन एक्सरसाइज करेंगे जो उनके मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर कर रहे हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर परफॉर्म करेंगे वही करेंगे। हाउएवर दे आर नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट, वो मेंबर नहीं है कैबिनेट के, कोई भी कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करते, स्पेशली इनवाइट किए जाएं तब। तो ये जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। इसके नीचे की रैंक होती है डेप्यूटी मिनिस्टर की। डेप्यूटी मिनिस्टर को इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जा सकता, बट ये उसी मिनिस्ट्री के अंदर सब पार्ट में रहते हैं। दे आर अटैच विद द कैबिनेट मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर रखा जाता है। तो एडमिनिस्टर पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री ड्यूटीज के लिए उनको मदद करते हैं कि भाई ये नियम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टफ है, तो हम आपकी मदद करेंगे। दे आर नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग, ये कैबिनेट के मेंबर नहीं है तो कोई भी कैबिनेट मीटिंग ये अटेंड नहीं कर सकते। देखिए आज के लेक्चर में इतना ही है। यूनियन के रिलेशन आपको समझते हैं, यूनियन और यूनियन मिनिस्ट्री क्या करती है, ये चीजें आपको समझानी थी, तो वो चीजें आज हो चुकी हैं। देखिए इंस्टाग्राम नहीं चल रहा तो सॉरी, इसको आप नहीं फॉलो कर सकते। तो अब आपको कुछ भी पूछना है तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा फिर कभी, तब आप इसको देखिएगा। आज का लेक्चर में इतना ही था, और याद रखिए कि मिनिस्ट्री भी बहुत कुछ करती है हमारे लिए और उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए वीडियो जब हम लोग बनाते हैं बेटा, तो वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, फिर उसकी एडिटिंग टाइम लेती है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप लेक्चर पढ़ते हैं डिसलाइक करते हैं, बेशक डिसलाइक करिए, और लोग डिसलाइक बहुत नहीं आते, बट इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि चीजें पहुंचे। और ध्यान रखिए जब आपसे हमने कमिटमेंट किया है कि हम आपकी पॉलिटी खत्म करेंगे, तो आपकी पॉलिटी ऑन टाइम खत्म होगी। टाइम टेकिंग प्रोसेस को टाइम टेकिंग प्रोसेस समझिए, इन अ डे ये चीज नहीं खत्म हो सकती। इसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा, चीजें पढ़ते रहिए। लक्ष्मीकांत से बड़े कुरान गीता कोई नहीं है इंडियन पॉलिटी के लिए। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट आप लोग हैं तो इसको आपको करना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।